हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन। और जहाँ से लास्ट वीडियो छोड़ी थी उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं। और यस, दिस इज़ द चैप्टर नंबर 9। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया था। आपको याद हो, मैं थोड़ा सा बैक हो रहा हूँ। ये इधर वैक्यूम फ्लास्क, यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 एंड हो जाता है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, विच इज़ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सारा का सारा जो है वो लाइट से रिलेटेड है। और आपको ये पिक्चर से भी अंदाज़ा हो गया होगा, नाम से भी। पहला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, द चेंज इन अ स्पीड और अ डायरेक्शन ऑफ अ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम इज़ कॉल्ड। ठीक है, मीडियम की चेंज की वजह से। वैसे तो लाइट जो है वो बहुत अच्छा ट्रैवल करती है वैक्यूम में, मतलब लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, सही है, वैक्यूम में वो। लेकिन अगर वो किसी मीडियम के थ्रू कर रही है, लाइक एयर के थ्रू ट्रांसफ़र कर रही है, या वाटर के थ्रू, या किसी सॉलिड के थ्रू ट्रांसफ़र कर रही है, तो अगर वो मीडियम चेंज होता है तो उससे डायरेक्शन भी लाइट की चेंज होती है, उसकी स्पीड में भी कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। ये जो फ़र्क आएगा, इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेडिएशन, डिस्पर्जन। सही है, एंड द राइट आंसर इज़ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब लाइट जो है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ पर क्या होता है, लाइट जो है वो उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है, एक बैंड आता है, बैंड होती है थोड़ी बहुत, सही है, और उसकी स्पीड में भी फ़र्क आता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि मीडियम है, अभी यहाँ वैक्यूम एयर में ट्रांसफ़र कर रही है लाइट, और फिर इस मिरर के थ्रू जो है वो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा बैंड आया इसकी डायरेक्शन में, और फिर यहाँ से लाइट जो है वो दोबारा कंटिन्यू हुई। अगर मैं इस तरह से दिखाऊं तो ये दो मीडियम्स हैं। ये इंसिडेंट रे है, यानी कि जो फर्स्ट रे होती है जो इंसिडेंट कर रही होती है, ये जैसी मीडियम से इंटरेक्ट करती है उसके बाद आप देखें इसका एंगल कितना चेंज हो गया। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट, या ये जो आप कह लें कि चेंज इन डायरेक्शन और स्पीड होती है मीडियम की वजह से, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन, सही है, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इन विच मीडियम डज लाइट ट्रैवल फास्टर। ये अभी अभी मैंने आपको बताया है कि लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और सबसे ज़्यादा फास्टर जो है वो किस मीडियम में करेगी? एयर में, वाटर में, वैक्यूम में, या ग्लास में? इसका आंसर आपने यकीनन बता दिया होगा। यस, वैक्यूम में। लाइट को ट्रैवल के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और वो वैक्यूम में यानी खला में, स्पेस में सबसे ज़्यादा जो उसकी हाईएस्ट स्पीड है, जो कि हमें बताई गई थी 3 × 10⁸ आई थिंक। तो ये लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही होती है इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। ओके, हु डिस्कवर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना अभी हमने पीछे देखा है, जिसमें जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रांसफ़र हो रही है तो बैंड हो रही है। ठीक है, उसकी स्पीड में, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। इसको एक्चुअली, इस फिनोमेना को किसने जो है वो इन्वेंट किया था? नील बोहर, जोसेफ प्रिस्टली, विली ब्रॉड स्नेल, और रदरफोर्ड? एंड द राइट आंसर इज़ विली ब्रॉड स्नेल। ये आ गए स्नेल साहब, ठीक है ना। विली ब्रॉड स्नेल, इन्होंने रिफ्रैक्शन जो है ना उसको डिस्कवर किया था, और उसके लॉज वगैरह इन्होंने ही लिखे थे। आगे चल रहे हैं। द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज़ कॉल्ड। सही है, यहाँ ये स्पीड की स्पेलिंग डबल ही आएगा, आप लोग सेट कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम के अंदर यानी खला में, और किसी मीडियम के अंदर, उसका रेशो जो है उसको क्या कहा जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्शन इंडेक्स, नॉर्मल प्लेन? तो ऑप्शंस भी बड़े आसान हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस है ही नहीं। वो जो रेशो बनेगा ना वैक्यूम में, और अगर किसी प्लेन में ट्रैवल कर रही है, किसी प्लेन के थ्रू, सॉरी किसी मीडियम के थ्रू जो है वो ट्रैवल कर रही है, उन दोनों के दरमियान जो उसकी रिफ्रैक्शन का या बेंडिंग का रेशो बनेगा वो क्या होता है? तो ऑब्वियसली सिंपली उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जहाँ वो जा रही है, ये आप देख रहे होंगे, ये प्लेन 1 है, और ये कलर्ड जो है ये प्लेन 2 है। जैसे ये इस प्लेन से और इस प्लेन में ट्रांसफ़र हुई है, एक आप देख रहे हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका था नॉर्मल प्लेन का, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बेंडिंग के बाद आया ये इसका था। तो ये रेशो जो है इसको बेसिकली कलेक्टिवली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सिंपल इज़ दैट। सही, आगे चलते हैं। क्रिटिकल एंगल के बारे में बता रहे हैं जी। क्रिटिकल एंगल जो है, देखें, एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री इट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। देखो, रिफ्रैक्शन तो होनी है, ठीक है,
कोई भी मीडियम, एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होगी ना लाइट, तो रिफ्रैक्शन तो होगी, यानी इसमें बेंडिंग तो आएगी। उस लाइट के अंदर बेंडिंग आएगी उसकी रेज़ में, और उसकी स्पीड भी चेंज होगी। लेकिन अगर उसकी स्पीड स्पीड नहीं, उसका एंगल, बेंडिंग का एंगल इस हद तक बैंड हो जाए कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो नॉर्मल के साथ, नॉर्मल प्लेन के साथ, तो हम कहते हैं कि यार ये है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इस मीडियम में लाइट का क्रिटिकल एंगल ये है। लाइक आप ये देख रहे हो कि ये इस मीडियम से लाइट ट्रैवल कर रही है यहाँ पर, ठीक है, और ट्रैवल करने के बाद जब जैसी दूसरे मीडियम से इसका जो है वो आप कह लें कि सामना हुआ, जैसी दूसरे मीडियम के अंदर ये इंक्लूड हुई है, इतनी ज़्यादा बैंड हो गई है कि ये जो नॉर्मल प्लेन है, ये आ रहा है नॉर्मल प्लेन, सही है, इसके बिल्कुल 90, ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है, सही है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है 90 डिग्री का एंगल। तो अगर इस हद तक लाइट बैंड हो जाए कि देखिए यहाँ से तो बिल्कुल सीधी जा रही थी, लेकिन जैसी इंटरेक्शन हुआ इसके एजेस के बाद दूसरे प्लेन से, तो एकदम से लाइट बिल्कुल जो है इसकी रे बिल्कुल सीधी हो गई है और नॉर्मल प्लेन से ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इस तरह का एंगल अगर किसी मीडियम के साथ बनाए लाइट, तो हम इसको कहते हैं कि ये है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल है कि लाइट में इतनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो गई है कि भाई वो नॉर्मल प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये एक फिनोमिना था, याद रखिएगा, इसमें हो सकता है एमसीक्यूज़ वगैरह आ जाएँ। आगे चलते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक बहुत कॉमन फिनोमिना है जी। इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, अब ये रिफ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, डिफरेंस रखिएगा, नाउ इट्स अ रिफ्लेक्शन। होता ये है कि होना तो लाइट को रिफ्रैक्ट होना होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है उसके अंदर आप कह लें कि रिफ्लेक्शन आ जाती है कि वो अपने ही मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, और ये क्रिटिकल एंगल के बाद ही होता है, यानी अगर क्रिटिकल एंगल तक लाइट पहुंच गई है, ठीक है, और अगर एक दो लाइट्स जो है क्रिटिकल एंगल का दे रही हैं, तो फिर 4-5 लाइट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, व्हेन द एंगल ऑफ ऑल इंसिडेंट रे इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द लाइट विल नॉट मूव टू दी न्यू मीडियम एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस। सही है, जितनी भी रेज हैं उनका एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, यानी 90 डिग्री से वो ज़्यादा बेंड हो जाए, सही है, 90 डिग्री से 100 डिग्री पे आ जाए, 120 डिग्री पे आ जाए, यानी आप ये देख रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल तो नहीं है, 90 डिग्री का एंगल तो ये रहा, यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बनाने लग जाए तो ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट हुई भी है ना, वो लाइट ही रिफ्लेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यानी कि जो दूसरा मीडियम था उस मीडियम के अंदर लाइट ट्रैवल नहीं कर सकी, बल्कि वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर अपनी मीडियम में दोबारा आ गई, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सही है, ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अब आपने प्रिज्म्स देखे होंगे ना, जिसमें हम लाइट जो है जिसमें जैसी शूट होती है तो फिर वो अपने कलर्स के अंदर जो है वो ब्रेकआउट होती है। तो ये रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स जो हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉर्मल प्लेन, एंड द राइट आंसर इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, और ये आप देख रहे होंगे कि लाइट पड़ रही है तो यहीं पे रिफ्लेक्ट होके और इसी प्रिज्म में दोबारा आ रही है। ठीक है, और अगर इसको आप इस तरह से क्रॉस सेक्शनल पॉइंट से देखेंगे, अगर यहाँ से एक रे जा रही है तो यहीं से रिफ्लेक्ट होके, यानी कि इधर से वो डायफ्रैक्ट होके ऊपर नहीं जा रही, ठीक है, ये यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होके इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही है और दूसरी साइड से निकल रही है। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है डिविएट द इंसिडेंट एट 180 डिग्री। सही है, ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो डिविएशन आएगी ना, यानी कि जो बेंडिंग आएगी लाइट की, वो 180 डिग्री की आएगी। ठीक है, पूरी 180 डिग्री की आएगी। तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे काम कर रहे होते हैं प्रिज्म्स। आगे चल रहे हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क्स ऑन इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड प्रोड्यूस द एंगल ऑफ 45 डिग्री। अभी तो पीछे हमने प्रिज्म की बात की थी ना, जो कि 180 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस कर रहा था। ये कह रहा है कि ऐसा बताओ कि ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बताओ जो कि करता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है, लेकिन ये जो एंगल प्रोड्यूस कर रहा है 45 डिग्री का कर रहा है। तो प्रिज्म तो यहाँ नहीं होगा, बिकॉज प्रिज्म जो इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहे हैं वो 180 डिग्री की कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई हो सकता है, पेरिस्कोप, वाटर, डायमंड। तो आपको अगर याद हो, हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर, आई डोंट नो 5 क्लास है, 7-6 क्लास है, वहाँ हमने कहीं ये पढ़ा है कि ना पेरिस्कोप जो होती है, ठीक है, उसको हम लगाते हैं जो सबमरीन्स होती हैं, आबदोज़ जिसे कहते हैं आप, या सबमरीन्स होती हैं, वो इस पेरिस्कोप का यूज़ कर रही होती हैं। और ये पेरिस्कोप जो है ना समंदर से ऊपर यूँ आ रही होती है, एक आर्टिफिशियल आई कह लें आप इसको। और
यहाँ पर इसके इस तरफ और इस तरफ 45 डिग्री के एंगल पे ना कुछ प्रिज्म्स लगे होते हैं जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करके अंदर इमेज दे रहे होते हैं आपको। तो पानी में बैठा बंदा जो कि आबदोज़ में है वो पेरिस्कोप के ज़रिए देख सकता है। दिस शुड बी द राइट आंसर। अभी पिक्चर अगर आ जाए, जी पिक्चर आ गई है, ये आप पिक देख लें, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, पेरिस्कोप। ये पेरिस्कोप है और ये डिज़ाइन ऐसी की गई है कि नीचे जैसी लाइट रेस पड़ रही हैं तो यहाँ पर एक 45 डिग्री पे एक प्रिज्म है जो कि 45 डिग्री पे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद फिर एक और प्रिज्म नीचे लगा हुआ है, वो 45 डिग्री पे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और फिर इमेज नीचे बैठा हुआ बंदा आराम से देख लेता है। तो 45 डिग्री, ठीक है, मैं पीछे कर रहा हूँ, याद रहे ताकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि 45 डिग्री पे इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है, पेरिस्कोप। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि 180 डिग्री के ऊपर रिफ्लेक्शन कर रहा है, प्रिज्म। सही है, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, एन ऑप्टिकल फिनोमेना विच प्रोड्यूस द इल्यूजन ऑफ वाटर इन डेजर्ट्स एंड सीज। जी बिल्कुल, ये इसका हम सब ने जो है ना मूवीज़ में भी देखा होगा बहुत, कि एक ऐसा ऑप्टिकल फिनोमेना जिसमें हमें एक इल्यूजन लाता है। इल्यूजन मतलब एक धोखा, एक सैराब आता है कि ऐसा लगता है कि यार पानी करीब ही है, थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो वहाँ पर तो पानी नहीं होता। तो ये डेजर्ट्स और सीज़ के अंदर जो है, और ये होता भी इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। क्या कहते हैं इसको? पेरिस्कोप, मायरेज, रेटिना डैमेज, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। पेरिस्कोप तो नहीं होगा ऑब्वियसली, रेटिना डैमेज अगर हो गया किसी बंदे का तो वो तो कुछ देख ही नहीं पाएगा। तो या तो मायरेज हो सकता है या डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो सकता है, एंड द राइट आंसर इज़ मायरेज। ठीक है, मायरेज वो आँखों का धोखा है, या इसको उर्दू में कहते हैं सैराब, या आँखों का सैराब है। ठीक है, ये आपको लग रहा है दूर से ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ बहुत करीब है, या ये पानी शायद यहाँ पर जो है ना मौजूद है, तो यहाँ भागता हुआ जाऊँगा पानी मिल जाएगा। तो लोगों सहरा में जो लोग भटक रहे होते हैं ना, उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और ये होता क्यों है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ टू नॉन यूनिफॉर्म मीडियम्स। दो नॉन यूनिफॉर्म मीडियम्स हैं, उनके दरमियान इंटरनल रिफ्रैक्शन होती रहती है, उसकी वजह से ये फिनोमेना सामने आ रहा होता है। ये पिक्चर से आपको नज़र आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि ये मायरेज क्या चीज़ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, लाइट जो है अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाए, कंपोनेंट्स से मतलब यहाँ पर बेसिकली जो है वो उसके कलर्स जो हैं उसके अंदर स्प्लिट हो जाए, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, मायरेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखो, रिफ्लेक्शन तो नहीं है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट गई किसी सरफेस पे और वहाँ से टर्न बैक होके वापस आ गई, ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन अगर हो रही होगी, रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करती है तो उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। मायरेज आपको पता है कि दो नॉन यूनिफॉर्म जो आप कह लें कि प्लेन्स होते हैं या मीडियम्स होते हैं, उन्हीं के दरमियान इंटरनल रिफ्रैक्शन होती रहती है, उससे ही एक सैराब सा, एक धोखा सा हमें नज़र आता है। तो ऑब्वियसली दिस शुड बी द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन जो डिस्पर्स से निकला, डिस्पर्स का मतलब है चीज़ों का फैल जाना। ठीक है, तो लाइट स्प्लिट हो जाती है, फैल जाती है अपने कलर्स के अंदर, तो उसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। दिस शुड बी द राइट आंसर, एंड येस इट इज़ द राइट आंसर। इसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। देखो, ये प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म। ठीक है, वन साइडेड ग्लास प्रिज्म है, टू साइडेड नहीं। टू साइडेड होता तो ये इसमें वो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। यहाँ से मैंने एक वाइट लाइट डाली है जो कि ओरिजिनल लाइट है, और जब ये वहाँ निकल रही है तो ये स्प्लिट होके निकल रही है अपने कलर्स में, 7 कलर्स जितने जो होते हैं इसमें निकल रही है। ठीक है, और नेचुरली ये फिनोमेना हम कहाँ देख रहे होते हैं? ये हम यहाँ ये जो रेनबो होती है इसके अंदर देख रहे होते हैं। उर्दू में हम क्या कहते हैं? इसको धनक भी कहते हैं, इसको कौस क़ज़ा भी कहते हैं। ठीक है, और ये ये जो डिस्पर्जन है लाइट की, ये जो स्पेस के अंदर बारिश होने के बाद स्पेस के अंदर कुछ हल्के हल्के वाटर के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, ये वहीं पर जो है ना लाइट, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रिज्म का काम कर रहे होते हैं, और लाइट जो है वो अपने इन कलर्स के अंदर, और इट्स अ ब्यूटीफुल सीन। ये बहुत प्यारा मंजर लगता है ना, लाइट के बाद ये धनक सी जो बनती है, रेनबो बनती है। अच्छा, इसके जो 7 कलर्स हैं, इसको याद रखने का सिंपल फार्मूला है, ये मुझे मेरी टीचर ने बताया था, अभी तक मुझे याद है। देखो, इस तरह के टीचर्स होते हैं ना, तो फिर आप कह लें कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो जाती है। उन्होंने कहा विबग्योर याद करो, और हर लेटर जो है वो एक कलर को इंडिकेट कर रहा है। VIBGYOR, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ठीक है, और ये सारा ऐसे ही चल रहा है, VIBGYOR, विबग्योर।
ठीक है। और ये जो पूरा होता है इसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ये जो बैंड बन रहा है ना, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड द विबग्योर, द स्पेक्ट्रम। आगे बढ़ रहे हैं। ओके, व्हाट आर द 3 प्राइमरी कलर्स फाउंड इन द नेचर? 3 प्राइमरी कलर्स हैं और उनसे फिर उनके कम्बिनेशन से, राइट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट और कलर्स बनते हैं। तो नेचर में 3 प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? रेड, ब्लू, ऑरेंज। रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू। ठीक है जनाब। तो जो 3 प्राइमरी कलर्स हैं आपके सामने ये आ रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, ये 3 प्राइमरी कलर्स नेचर के अंदर हैं और इन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ना अलग अलग और कलर्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो रेड, ग्रीन, ब्लू, दीज आर दी 3 प्राइमरी कलर्स दैट फाउंड इन द नेचर। आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट्स के हमें कलर्स नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है ये बता देते हैं। देखो, मैं आपको पहले वैसे ही समझा दूँ, फिर मैं ये पढ़ लूँगा। जो हमें कलर्स नज़र आ रहे होते हैं ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की एब्जॉर्बेंस कलर की या उसकी रिपल्जन की बेस पे नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, लाइक अभी आपको ये रेड रोज़ दिख रहा है, ये रेड रोज़ रेड इसीलिए है कि इसने लाइट के सारे कलर्स एब्जॉर्ब जो हैं वो कर लिए हैं। यहाँ पे इधर लिखा हुआ भी, अ रेड रोज़ इज़ रेड बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स। ये सारे कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन सिर्फ रेड कलर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। ठीक है, यानी ये जो रेड कलर है ना, ये इसने एब्जॉर्ब नहीं किया। पीछे हमने वो 7 कलर्स पढ़े थे ना, उन 7 में से सारे के सारे इस रोज़ ने एब्जॉर्ब किए हुए हैं, लेकिन सिर्फ रेड कलर है उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, उसको ये बाहर फेंक रहा है। तो वही बाहर जो कलर आ रहा है, जिसको ये बाहर फेंक रहा है या रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, वही हमारी आँखों में आ जाता है और हमें उसका कलर रेड लगता है। ठीक है, सही है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट बैक ओनली वन स्पेसिफिक कलर, दैट कलर इज़ द कलर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सही है। और कोई ऑब्जेक्ट, वही बात है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले और कोई एक स्पेसिफिक कलर जो है वो बाहर फेंक दे, रिफ्लेक्ट बैक कर दे, तो उस ऑब्जेक्ट का कलर वही होता है। जैसे कि आप ये एक रेड रोज़ देख रहे हैं। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई हो। आगे चल रहे हैं। वाइट और ब्लैक का क्या चक्कर है भाई? ठीक है, ये देखो, वाइट और ब्लैक कलर, हमें क्यों वाइट लगता है और क्यों ब्लैक लगता है, उसके पीछे आप ये पढ़ लें। When an object reflect back all the colors of light, it appears to be white। सही है। ये जो आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है या ये ज़ेब्रा की वाइट, आप जो कह लें कि ये वाइट सी जो धारी दिख रही है, वाइट क्यों दिख रही है? क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट ने लाइट के सारे कलर्स को बाहर रिफ्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, जब सारे कलर्स बाहर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो वो तो वाइट कलर बन जाएगा, क्योंकि जब वाइट कलर की लाइट को जब हम तोड़ते हैं तो सारे कलर्स उसके जो हैं वो फिर जो टूटते हैं 7 कलर्स में। तो ये पार्ट जो है या वो मटेरियल जो है वो कोई हिस्सा जो है एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा लाइट का, उसके सारे के सारे कलर्स बाहर फेंक रहा है, इसलिए वो वाइट लग रहा है। ऑन अ कॉन्ट्रे, यानी कि इसी के रिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर ले सारे के सारे कलर्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब ऑल कलर्स ऑफ लाइट, इट अपीयर्स टू बी ब्लैक। आई समझ में बात? ठीक है, वाइट में क्या हो रहा है, कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। सही है, रिफ्लेक्ट बैक ऑल द कलर्स, तो वाइट दिख रहा है। ब्लैक में उल्टा हो रहा है, ब्लैक में क्या हो रहा है, सारे के सारे एब्जॉर्ब कर रहा है, सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लिए, कोई भी बाहर नहीं फेंका, तो ब्लैक कलर हो गया। तो अल्लाह ताला की शान देखें ज़ेब्रा में कि इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो वाइट कलर दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्ट जो है जो कि वाइट दिखा रहा है, वो लाइट के सारे कलर्स को बाहर फेंक रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। और इसी के साथ एक छोटा सा पार्ट ब्लैक हमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्ट जो है लाइट के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ भी बाहर नहीं फेंक रहा। आई समझ में बात? तो वाइट कलर इट रिफ्लेक्ट बैक्स ऑल द लाइट एंड ब्लैक कलर इट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट। ये फिनोमिना है ब्लैक एंड वाइट का। सही है जनाब, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चैप्टर नंबर 10, साउंड वेव्स। और साउंड वेव्स पे जाने से पहले एक चीज़ आप देख लेंगे, वेव्स जो हैं, वेव्स कैन ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, वेव्स जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और साउंड वेव्स नीड मीडियम टू प्रोपागेट। पीछे जो, अच्छा ये तो चैप्टर 10 है ना, हाँ, पीछे जो हमने लाइट वाला चैप्टर किया चैप्टर 9, उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सही है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मगर साउंड को तो ज़रूरत होती है। साउंड वेव्स को ज़रूरत है भाई, उनको मीडियम चाहिए, बग़ैर मीडियम के वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगी। सही है, प्रोपागेट नहीं हो पाएंगी।
आगे चल रहे हैं। वेव्स दैट हैव कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस आर कॉल्ड, ठीक है। अब एक वेव आ रही है साउंड की, उसके अंदर कुछ कंप्रेशंस भी हैं और फिर कुछ रेयरफैक्शंस भी हैं, यानी कुछ गैप्स हैं, उसके बाद फिर एकदम से कंप्रेस्ड हो जाती है वेव। इस तरह की वेव को क्या कहते हैं साउंड की? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स, लैटिट्यूडनल वेव्स, प्लेन वेव्स। द राइट आंसर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, इनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ये देखो, ये आपको कंप्रेशन नज़र आया, ठीक है, और फिर ये इतने पार्ट में रेयर फ्रैक्शन, यानी यहाँ पर काफ़ी गैप था, फिर एकदम से कंप्रेस हो गई वेव, फिर रेयर फ्रैक्शन। तो ये रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, ये चलता रहता है। और ये किस वेव में चलता है? साउंड की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में चलता है, ठीक है। आगे चल रहे हैं। वेव्स डेट हैव क्रेस्ट एंड ट्रफ पार्ट इन इट आर कॉल्ड, ठीक है। ऐसी वेव जिसके अंदर एक पार्ट है जिसको हम क्रेस्ट कहते हैं, ऊपर का पार्ट, और एक पार्ट है नीचे का जिसको हम ट्रफ कहते हैं। सही है, अभी पिक्चर आएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसी वेव जो कि क्रेस्ट और ट्रफ पार्ट्स रखती है उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर, लैटिट्यूडनल, प्लेन। सो ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल तो हम पीछे देख के आए कि उनकी पहचान जो है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वजह से है। इन तीनों में से कोई हो सकता है, एंड द राइट आंसर इज दिस वन।
ठीक है जनाब, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैन वर्सेस वुमेन जो वॉइस क्वालिटी है या जो वॉइस आप कह लेंगे उसका जो डिफरेंस था, ये सवाल आता है ना जहन में कि क्यों मर्दों की आवाज़ जो है वो इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की है और क्यों जो है वो औरतों की आवाज़ जो है उसमें या छोटे बच्चों की आवाज़ जो है उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। उसकी वजह यही है, ठीक है। जो वोकल कॉर्ड्स हैं ना वो मर्दों के जो है वो इसी तरह से काम करते हैं और औरतों के वो डिफरेंट तरीके से, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ओके, आपसे कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस इन द ह्यूमन एयर इज़ कॉल्ड, हमारे एयर के अंदर जो सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? वेवलेंथ, वॉल्यूम, लाउडनेस या पिच? एंड द राइट आंसर इज़ लाउडनेस, ठीक है। हमारे एयर में जो सेंसेशन प्रोड्यूस हो रही है ना उसको हम लाउडनेस कहते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा पिच और लाउडनेस में, यहीं पे कन्फ्यूजन जो है ना वो आएगी। लाउडनेस क्या है? हाई एम्पलीट्यूड रिजल्ट्स इन लाउडनेस, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ होगा, यानी वो उस वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेके टॉप ऑफ द क्रेस्ट या अगर ट्रफ को आप देख रहे हैं तो बिल्कुल ट्रफ का जो एंड है वहाँ तक का अगर जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। तो लाउडनेस और पिच दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पिच में क्या होता है? नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। लाउडनेस में एम्पलीट्यूड का जो लेंथ होती है ना वो इंक्रीज़ होती है। और यही डिग्री ऑफ सेंसेशन है हमारे एयर की। आगे बढ़ रहे हैं। दी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज फ्रॉम ह्यूमन एयर, ठीक है। हमारा जो ह्यूमन एयर है वो किस रेंज की फ्रिक्वेंसी जो है वो सुन सकता है, उसके अंदर जो रेंज में तो सुन लेगा, लेकिन उससे पहले और उससे बाहर हम नहीं सुन सकेंगे। तो रेंजेस दी हुई हैं आपको 20 to 10,000 हर्ट्ज़, 20 to 12,000 हर्ट्ज़, 20 to 15,000 हर्ट्ज़, 20 to 20,000 हर्ट्ज़। इन रेंजेस में से कौन सी ऐसी रेंज है जो कि ह्यूमन एयर के लिए सूटेबल है, ऑडिबल रेंज है? हम इसमें आने वाली जितनी भी वॉइसेज हैं इस रेंज में आने वाली हम सुन सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज़ 20 to 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक के दरमियान जितनी भी साउंड आ रही होगी ना उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ वो हम सुन लेंगे। बिलो 20 और अबव 20 जो है हम नहीं बेयर कर सकते, हमारा ह्यूमन एयर जो है वो नहीं कर सकता बेयर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो, ये इंफ्रा और अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं इनको। बिलो 20 जितनी भी साउंड्स होंगी ना, यानी 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से बिलो जितनी भी होंगी 18, 19, 17, उनको हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। वो हम नहीं सुन सकते इतनी बारीक आवाज़, ठीक है। और अगर 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो ऐसी आवाज़ हमारा कान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो ये 20 और 20,000 के दरमियान तक की चीज़ें ही हम सुन सकते हैं। आगे चलते हैं। सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट्स चैप्टर नंबर 11 है। क्विकली आगे चलते हैं। द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट हो रही है ना स्पीड में, उसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट, करंट, एम्पेयर या रेसिस्टेंस? और इसका जवाब आप सबको आता है, यू आर राइट, करंट। इसको हम करंट ही कहते हैं, ठीक है। करंट है क्या? कुछ भी नहीं है भाई, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या उसका दूसरा नाम आप फ्लो ऑफ चार्जेस कह लें। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसका जो फ्लो है या उसकी जो मूवमेंट है वही तो करंट है, सही है। और इसको हम मेजर करते हैं एम्पेयर में, यानी जो इसका एसआई यूनिट है ना, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, वो एम्पेयर है। आगे चल रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्किट्स आर देयर, ठीक है। सर्किट जो होता है ना, जो कंप्लीट सर्किट बनता है जिसके अंदर एक ट्रैवलिंग पाथ है, ये ट्रैवलिंग पाथ है करंट का। तो वो जो सर्किट्स होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? एंड द राइट आंसर इज 2,
दो किस्म के जो हैं वो हम सर्किट्स डेवलप करते हैं, या तो वो सीरीज़ सर्किट होता है या वो पैरेलल सर्किट होता है। ठीक है, सीरीज़ में आप देख रहे हैं कि ये एक ही बैटरी से इस जो इसके प्लस और माइनस पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है इसका, वहाँ से एक ही वायर कनेक्ट है और उसके अंदर जो है डिफरेंट रेसिस्टेंस लगी हुई है और वहीं से कनेक्ट है। यानी अगर ये यहाँ से कहीं से भी ब्रेक होता है ना एक जगह से, तो करंट जो है वो तीनों चारों जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपने कोई ना कोई डिवाइस या रेसिस्टर अटैच किया हुआ है, करंट नहीं पहुँच सकेगा वहाँ तक। सीरीज़ का यही तो इशू है। पैरेलल के अंदर ये होता है कि अगर एक पॉइंट से कोई अलग अलग लूप्स बनाए हुए हैं, ठीक है, एक पॉइंट अगर कोई डिसकंटिन्यू हो गया है तो दूसरे तीसरे चौथे पॉइंट में करंट ट्रैवल करता रहेगा। खैर, बहरहाल दो तरह की जो है वो आप कह लें कि ये सर्किट से सीरीज़ और पैरेलल आगे चल रहे हैं। विच टाइप ऑफ सर्किट यूज़ इन होम, हमारे घरों में जो है वो कौन सा यूज़ होता है, पैरेलल, सीरीज़, या दोनों यूज़ होते हैं या कोई भी यूज़ नहीं होता। तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे याद पड़ रहा है कहीं, आई डोंट नो, लेकिन इसका आंसर आप सबको पता है। द राइट आंसर इज़ पैरेलल। ठीक है, पैरेलल हम यूज़ करते हैं, हमारे जो घरों में जो सर्किट यूज़ हो रहा है वो पैरेलल होता है, क्योंकि इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि अगर एक रूम के अंदर लाइट नहीं पहुंच पा रही है तो दूसरे तीसरे रूम में भी नहीं पहुंचेगी। नहीं, पैरेलल लगे हुए सबका अलग अलग लूप है, करंट जो है वो दूसरी तीसरी जगह ट्रैवल करता रहेगा अगर यहाँ कहीं मसला है तो। ठीक है, इसीलिए पैरेलल रेसिस्टर कनेक्शन जो होते हैं या पैरेलल सर्किट्स जो होते हैं ये होम में यूज़ होते हैं। अगर हम सीरीज़ यूज़ करते हैं ना, तो अगर एक वायर में इशू होता है ना तो पूरी सीरीज़ की वायर जो है वो उसमें करंट नहीं जाता और पूरे घर में जो है वो लाइट बंद हो जाती। ठीक है जनाब, आगे चल रहे हैं। थॉमस एडिसन डेवलप विच थिंग इन 1880। सही है, 1980 में थॉमस एल्वा एडिसन जो है उन्होंने क्या चीज़ डिस्कवर की थी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना गलत जवाब देंगे। मैं होता है अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं भी गलत ही देता ऑब्वियसली, क्योंकि हम एडिसन को सिर्फ उसके बल्ब की आप कह लें कि इन्वेंशन से जानते हैं। हाँ, उन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था, लेकिन यहाँ पर ईयर देखो 1880 है। 1880 में क्या किया था उन्होंने? 1880 में बल्ब नहीं किया था उन्होंने इन्वेंट। क्या उन्होंने फ़ैन इन्वेंट किया था, क्या पावर प्लांट, क्या इलेक्ट्रिसिटी? और इसका सही जवाब आपके सामने आने वाला है, पावर प्लांट। सही है, 1980 में उन्होंने पावर प्लांट बना लिया था एक छोटा सा, और यूएस में वहीं पे। ठीक है, और उससे एक साल पहले उन्होंने बल्ब बनाया था 1979 में, 1879 में। सही है जी, 1980 में जो है उन्होंने पावर प्लांट बनाया है और इससे एक साल पहले जो है उन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ दिस बैटरी इज़ कॉल्ड। ठीक है, ये जो बैटरी है, बैटरी जो होती है हमारे घरों में आम, इसके जो 2 पॉइंट्स होते हैं प्लस और माइनस, ठीक है, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या कहा जाता है? रेसिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, कोलम? द राइट आंसर इज वोल्टेज। ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना बैटरी के दरमियान, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस है, इसको हम वोल्टेज कहते हैं, या वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, एक ही बात है। सही है, सिंपल, इसको ऐसे ही रखो। आगे चलते हैं। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल इन विच द करंट फ्लो इज़ कॉल्ड। ठीक है, करंट जो है उसको वो किसी न किसी मटेरियल में तो फ्लो कर रहा है ना, यानी कि वायर में फ्लो कर रहा है, तो उस वायर की तरफ से कुछ रेसिस्टेंस भी मिलेगी इसको। वो जो रेसिस्टेंस ऑफर हो रही होती है उस मटेरियल की तरफ से करंट के फ्लो होने में, उसे हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, कोलम। और मैं इसका जवाब जो है वो बता ही चुका हूँ आपको, उसको बेसिकली रेसिस्टेंस ही कहते हैं। सही है, तो वो जो अपोजिशन ऑफर हो रही होती है ना, कोई भी मटेरियल जो अपोजिशन ऑफर कर रहा होता है उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं, और वायर्स के अंदर ही करंट होता है तो वहीं से इसको जो है ना वो अपोजिशन मिलती है, रेसिस्टेंस मिलती है। ठीक है, लॉन्ग एंड थिन वायर्स हैव मोर रेसिस्टेंस, शॉर्ट एंड थिक वायर्स हैव लेस रेसिस्टेंस। अगर वायर लॉन्ग होगी और थिन होगी तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर वायर शॉर्ट होगी और थिक होगी तो रेसिस्टेंस कम होगी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि लॉन्ग वायर का तो समझ में आ रहा है, ठीक है, एक लंबी वायर है तो उसकी लेंथ की वजह से शायद रेसिस्टेंस का उसको ज़्यादा देर तक सामना करना पड़े, लेकिन थिन क्यों? आई मीन थिन वायर जो है वो क्यों रेसिस्टेंस दे रही है? वो तो इतनी रुकावट पैदा नहीं करेगी। उसकी तरह उसके डिफरेंस में आप शॉर्ट वायर, तो ठीक है, शॉर्ट वायर छोटी सी होती है, लेस रेसिस्टेंट, लेकिन थिक वायर जो है अगर वो बहुत ज़्यादा थिक है तो वो कैसे लेस रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी? तो इसका सिंपल और स्वीट आंसर ये है कि हमें इशू आ रहा है थिन और थिक में, ठीक है ना, लॉन्ग और शॉर्ट तो इट्स फाइन।
थिन वायर जो है वो ज़्यादा रेसिस्टेंस यूँ ऑफ़र कर रही है क्योंकि वो थिन है, उसके अंदर मटेरियल कम है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम है। आई समझ में बात? वो थिन है, कम है, वो उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यानी फ़्लो जो है इलेक्ट्रॉन्स की उसमें मसला होगा। करंट को जो है ना उसको मूवमेंट के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है कि वो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन से तीसरे इलेक्ट्रॉन से ऐसे वो जाए, ठीक है। और उसकी बनिस्बत जो थिक वायर है उसके अंदर मटेरियल ज़्यादा है, सही है, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसीलिए वो आराम से करंट जो है वो उन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ये इसकी सिंपल और स्वीट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। थिक वायर जो है वो लेस रेसिस्टेंस यूँ ऑफ़र करती है क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, थिक है ना, वो मटेरियल ज़्यादा है, तो वो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेगा करंट अपने फ़्लो के लिए। और थिन वायर क्योंकि पतली है, मटेरियल कम है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो उसको आगे बढ़ने में मसला होगा, उसको मीडियम नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को आगे जाने का, कम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है जनाब। आगे चल रहे हैं। ओहम इज़ द यूनिट ऑफ, ओहम तो सुना है हमने शुरू से, लेकिन किसका यूनिट है? क्या रेसिस्टेंस का यूनिट है, क्या करंट का, क्या वोल्टेज का, क्या कोलम का? तो कोलम तो ख़ुद यूनिट होता है चार्ज का, ठीक है, और वोल्टेज का वोल्ट होता है, करंट का एम्पियर होता है, तो ऑब्वियसली इट्स रेसिस्टेंस। द राइट आंसर इज़ यस, रेसिस्टेंस, ठीक है। ओहम लॉ जो है इसको भी याद कर लो, V = IR, ठीक है, और आप इससे रेसिस्टेंस, करंट कुछ भी मेयर कर सकते हो। अगर आप करंट मेयर करना है तो V को इधर ले आए आप, और जो भी होगा आंसर, ठीक है। और ये रेसिस्टेंस है। अच्छा, ये जो है डिस्कवर किया था साइमन ओहम साहब ने, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओहम ने। इन्होंने 1827 के अंदर रेसिस्टेंस का ये जो है लॉ दिया था, ओहम लॉ, V = IR, और इन्हीं के ओहम के नाम पर जो है वो यूनिट रख दिया गया रेसिस्टेंस का। आगे बढ़ रहे हैं। मेयरिंग डिवाइसेस देख लो। करंट को मेजर करने के लिए एमीमीटर होता है, ठीक है, या ए लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें एमीमीटर, ये एम्पियर इसका यूनिट है। वोल्टेज को मेयर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है, ये V आ गया, ये वोल्ट मीटर, और इसका ऐसा यूनिट वोल्ट है। रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओहम मीटर होता है, ये आपको ओहम मीटर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये मेयरिंग डिवाइसेस याद रखने, ये इसमें से बनते हैं क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग स्पेस, इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं, फिर ये चैप्टर ही ख़त्म है आपका, मतलब 12th के बाद ख़त्म आपकी बुक। आगे चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये, द साइंटिफिक थ्योरी दैट सजेस्ट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉल्ड। उस थ्योरी का नाम बताएं जिससे हमें पता लगता है कि ओके, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो है वो यूनिवर्स जो है ओरिजिन उसका हुआ होगा, या कायनात का वजूद आया होगा, वजूद में आई होगी कायनात इस थ्योरी की वजह से। बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्लैक होल, बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कॉस्मिक थ्योरी। तो इसका आंसर आपको पता है ऑब्वियसली, द बिग बैंग थ्योरी, मशहूर ज़माना कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, कायनात जो है ना ये अपने अंदर बेइंतहा एनर्जी समेटी हुई थी, और एक अजीम धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं। उस धमाके की कॉन्सिक्वेंस में, उसके रिज़ल्ट में बहुत सारे प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज़ वगैरह जो हैं वो वजूद में आई। तो ये है बिग बैंग थ्योरी। आगे चल रहे हैं। जी, द एज ऑफ आवर यूनिवर्स, हमारी जो ये यूनिवर्स है, ठीक है, इसकी कितनी एज है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट? 13.4 बिलियन ईयर्स हो गए हैं हमारी इस यूनिवर्स को, 13.5 बिलियन ईयर्स हो गए, 13.6 बिलियन ईयर्स हो गए, या 13.7 बिलियन ईयर्स हो गए। So the age of our universe is 13.7 billion years। तो इतना अरसा हो चुका है हमारी यूनिवर्स को अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, एंड आई डोंट नो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑब्वियसली ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, एस्ट्रोनॉमर्स नोज द बेस्ट, बट दिस फिगर ये फिगर हमें याद रखना चाहिए क्योंकि ये कहीं पेपर में नहीं आ जाए। तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो अकॉर्डिंग टू द बुक हमारी यूनिवर्स का लाइफ आप कह लें क्या उसकी एज है। आगे चल रहे हैं। द एविडेंस ऑफ बिग बैंग थ्योरी इज़ CMB रेडिएशंस स्टैंड्स फॉर। ये जो CMB रेडिएशंस है ना, ये हमारी बिग बैंग थ्योरी का एविडेंस है। ये अभी होती क्या है अभी आगे पता लग जाएगा। CMB रेडिएशंस का जो वजूद मिला ना, उसकी बेस पे पता लगा कि वाकई यार एक बहुत बड़ा धमाका हुआ तो था, क्योंकि इस धमाके की वजह से कुछ रेडिएशंस हमें मिल रही हैं, CMB रेडिएशंस। अच्छा, CMB कहते किसको हैं? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, कंट्रोल माइक्रोवेव बैकग्राउंड, सेंट्रल माइक्रोवेव बैकग्राउंड, कूल माइक्रोवेव बैकग्राउंड।
ये 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं और आपसे CMB का स्टैंड फॉर्म पूछा जा रहा है। एंड द राइट आंसर इज़ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये ज़ोरदार धमाका हुआ था ना, उसके बाद एनर्जी जो है ना बहुत सारी वो भी पूरी स्पेस के अंदर आई, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एनर्जी कूल डाउन होती गई, सही है, ठंडी होती गई, और जहाँ जहाँ उसको स्पेस मिलती गई वो ये रेड पार्टिकल्स देख रहे हैं अभी, वो ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ये CMB रेडिएशंस हैं, ये वहाँ वहाँ सरायत करती गई, वहाँ वहाँ जाती रही, लेकिन ये अब वक्त के साथ कूल होती गई। तो हमें साइंटिस्ट कहते हैं कि इसका कूल होने का एविडेंस यही है कि जब कायनात वजूद में आई थी, यूनिवर्स, ये तब निकली थी और तब से लेके अब तक ये आहिस्ता आहिस्ता कूल हो रही है, ठंडी हो रही है। तो इसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, CMB। और 1992 में नासा ने जो है ना एक COBE यानी कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, CO से कॉस्मिक, B से बैकग्राउंड, E से एक्सप्लोरर, ये जो है शटल भेजा था इन्होंने सैटेलाइट के अंदर 1992 में। याद रखिएगा, ये आ सकता है इसमें से कि नासा ने 1992 में क्या भेजा था भाई, या COB जो है वो 1992 में किसने भेजा था, कुछ भी एंगल से क्वेश्चन आ सकता है। चलें आगे बढ़ रहे हैं। ओके, द लार्जेस्ट स्टार डेट इज़ क्लोज टू अर्थ आफ्टर द सन इज़ कॉल्ड। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी दुनिया के साथ जो सबसे बड़ा स्टार है वो सन है। ये तो आपको पता है ना कि सन स्टार है, ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर सकता है। सो वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं उनको हम स्टार कहते हैं। तो सन के बाद दूसरा बड़ा स्टार कौन सा है जो कि हमारी अर्थ फेस कर सकती है? ठीक है, पहला तो सन ही है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? सीरियस, कॉन्स्टिलेशंस, अल्फा सेंचुरी, फोबोस, एंड द राइट आंसर इज़ अल्फा सेंचुरी। ठीक है, ये बी, अल्फा सेंचुरी बी भी आता है, ये आप देख रहे हैं कुछ अल्फा सेंचुरी इस तरह से होता है, और ये सन है। तो अल्फा सेंचुरी जो है लार्जेस्ट स्टार है आफ्टर द सन, सन के बाद, जो कि हमारी अर्थ फेस कर सकती है। और ये फिर भी कितना दूर है हमसे? 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। 4.3 लाइट ईयर्स। ओके, लाइट ईयर का मतलब है कि 365 दिन के अंदर लाइट जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी वो एक लाइट ईयर होता है। तो ये 4.3 लाइट ईयर्स अवे है हमारी अर्थ से। अल्फा सेंचुरी सेकंड लार्जेस्ट स्टार। आगे चल रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ सन इज़ अबाउट, सन का टेम्परेचर कितना है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एंड द राइट आंसर इज़ 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस जो है ना जनाब, वो हमारे सन का ऑलमोस्ट टेम्परेचर है। इट्स ह्यूज। 6000 डिग्री सेल्सियस, 104 बुखार पे ना बॉडी पूरी हमारी कांप रही होती है, तो ये तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, कलर्स ऑफ स्टार्स विद द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आता जाएगा उन स्टार्स का कलर भी चेंज होता रहेगा। जो सबसे कूलेस्ट स्टार जो मिले हैं गैलेक्सी के अंदर अब तक, उनका कलर होता है रेड, और उनका जो कम से कम टेम्परेचर होता है वो 3000 डिग्री होता है सेल्सियस। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल है बेटिलिग्यूस। उसके बाद सन का 6000 डिग्री है, और ये ऑरेंज और येलो कलर में होता है। तो ये कूलेस्ट स्टार जो है रेड कलर के अंदर होगा, 3000 डिग्री, जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि ये एक कूलेस्ट स्टार है और ये रेड कलर में है, और उसका तकरीबन 3000 डिग्री टेम्परेचर होगा, और उसकी एग्जाम्पल है बेटिलिग्यूस। उसके बाद सन, उसके बाद जो स्टार है जिसकी 6000 डिग्री हो सकती है और ऑरेंज या येलो कलर के अंदर होता है, तो वो इस तरह से हो सकता है। ठीक है, और सबसे हॉटेस्ट स्टार जो है, जो कि कुछ 25000 डिग्री उसका जो है वो टेम्परेचर होता है। ठीक है, 25000 डिग्री सेल्सियस, और वो ब्लू कलर में हो जाता है इस टेम्परेचर की वजह से, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, उसको बोला जाता है बेलाट्रिक्स। और इससे भी आगे की हैं ये, और भी हैं कलर्स, वो आप बुक में भी दिए हैं, लेकिन ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। ठीक है, आगे चल रहे हैं। द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इन विच आवर प्लैनेट इज़ प्रेजेंट इज़ कॉल्ड, हम जहाँ पर रह रहे हैं, हमारी अर्थ जहाँ पर है, ये जिस गैलेक्सी के अंदर है उस गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे, साइरस, इलेप्टिकल गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी? और इसका जवाब यकीनन हम सबको आता है। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मिल्की वे। ठीक है, ये जो गैलेक्सी हमारी है, जहाँ पर हमारे जो हमने जो डिस्कवर किए हैं कुछ 8, 9, 12 प्लैनेट जितने भी हैं, और हमारी अर्थ, ये उस, और इसको हम जो नाम दिया गया वो मिल्की वे नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हु क्लासीफाई गैलेक्सीज अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स,
एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं, एस्ट्रोनॉमर बेसिकली, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने कहा था कि भाई गैलेक्सीज़ जो है ना उनकी भी शेप्स होती हैं, और अकॉर्डिंग टू शेप्स जो है उन्होंने उनको क्लासीफाई किया था गैलेक्सीज़ को। गैलीलियो थे क्या वो एडविन हबल, क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या जॉर्ज लेमेटायर? द राइट आंसर इज़ एडविन हबल। ठीक है, एडविन हबल, और इन्हीं के नाम से एक हबल स्पेस वो थी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि एक वो था टेलीस्कोप था, आई थिंक, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा मुझे भी। एडविन हबल, ये वो साहब हैं, आपको पिक्चर नज़र आ रही है कि उन्होंने 1920s के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन की थी गैलेक्सीज़ की अकॉर्डिंग टू देयर शेप, उनकी शेप की बेस पे। आगे बढ़ रहे हैं। द लेंस शेप्ड गैलेक्सी इज कॉल्ड, ऐसी गैलेक्सी जो कि थोड़ी लेंस की तरह की हो, लेंस शेप्ड की तरह की हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या वो स्पायरल गैलेक्सी है, क्या वो इलेप्टिकल गैलेक्सी है, क्या वो लेंटिकुलर गैलेक्सी है, क्या वो इर्रेगुलर गैलेक्सी है? और ये डिवीज़न जो है वो एडविन हबल ने की हुई है। द राइट आंसर इज़ लेंटिकुलर गैलेक्सी। ठीक है, ये कुछ लेंस टाइप की गैलेक्सी है, अगर इसको देखें आप ये इस तरह से, और ये जो है बेसिकली कम्बिनेशन होती है स्पायरल गैलेक्सी और इलिप्टिकल गैलेक्सी का, यानी इसमें स्पायरल गैलेक्सी और इलिप्टिकल गैलेक्सी दोनों की शक्लों की मुशाबहत है। ठीक है, इसको लेंटिकुलर गैलेक्सी कहते हैं, लेंस लाइक। आगे बढ़ रहे हैं, ये देख लें आपके सामने तीनों गैलेक्सीज आ गई हैं। ये है स्पायरल गैलेक्सी, ये इस तरह से यूँ स्पायरल फॉर्म के अंदर बनी हुई है। ये इलिप्टिकल गैलेक्सी है, ऐसे लंबे लंबे इलिप्टिकल्स, जैसे कि एटम के जो है वो शेल्स होते हैं ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, इलिप्टिकल शेल्स होते हैं वो। और ये इर्रेगुलर इसकी कोई शेप नहीं है, कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन ये भी गैलेक्सी है। तो लेंटिकुलर जो अभी पीछे गैलेक्सी गई है जो कि लेंस लाइक है, वो कम्बिनेशन होता है स्पायरल गैलेक्सी का और इलिप्टिकल गैलेक्सी का। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ गैलेक्सी इज़ आवर मिल्की वे? अब हमारी जो मिल्की वे है वो शेप के लिहाज से कौन सी गैलेक्सी है? स्पायरल, इलिप्टिकल, लेंटिकुलर या इर्रेगुलर? द राइट आंसर इज़ स्पायरल। ठीक है, हमारी जो गैलेक्सी है वो स्पायरल है। आवर मिल्की वे इज़ अ स्पायरल गैलेक्सी। आगे बढ़ रहे हैं। टेक्निक टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स इज़ कॉल्ड। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स ने एक टेक्निक निकाली जिसके ज़रिए वो स्टार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या उसको स्टार ऑर्बिटिंग कहते हैं, क्या पैरालैक्स है, क्या लाइट ईयर काउंटिंग है, क्या स्टार रिवॉल्विंग है? एंड द राइट आंसर इज़ पैरालैक्स। ठीक है, इसको पैरालैक्स कहते हैं। ये दो डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट टाइम के अंदर जो है ना वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। लाइक जनवरी में इस पॉइंट पर उन्होंने देखा तो ये स्टार इनको, इसकी पोजीशन जो है इनको कुछ इस एंगल के साथ नज़र आई। फिर थोड़ी सी हमारी भी अर्थ मूव करी, जुलाई में आके इन्होंने देखा इस पोजीशन से, तो इसकी जो आप कह लें कि पोजीशन थी स्टार की, वो हमें अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड चेंज नज़र आई। ये टोटल एरिया जो है उसको काउंट कर लेते हैं। इसमें इसकी साइंस में इतने जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इतना समझ लें कि डिस्टेंस जो है वो स्टार्स के दरमियान कैलकुलेट करने का जो फिनोमेना है या जो टेक्निक है उसको पैरालैक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अ रीजन इन स्पेस वेयर मैटर कोलैप्स्ड इन ऑन इटसेल्फ। जी जनाब, और इसका तो कुरान पाक में भी जिक्र है ना। अच्छा, रीजन, ऐसा रीजन स्पेस में जहाँ मैटर जो है वो अपने अंदर ही समाया जा रहा है, उसको क्या कहा जाता है? नेब्यूला, मेटेरॉइड्स, कोर, ब्लैक होल। और ये यकीनन आपने इसका सही आंसर बताया होगा, इट्स अ ब्लैक होल। ये ब्लैक होल्स होते हैं जिसके अंदर मैटर जो है इतनी ज़्यादा इनकी जो है वो ग्रेविटेशनल पुल फोर्स होती है इनके अंदर कि किसी चीज़ को छोड़ता ही नहीं है। पूरा का पूरा मैटर ना इसके अंदर, इसके कोर के अंदर समाया जा रहा होता है। सही है, और ये लाइट तक को नहीं छोड़ता। और यही एग्जैक्ट पिक्चर आपकी बुक में भी दी हुई है, सेम यही। दे आर फॉर्म्ड व्हेन हैवी स्टार्स हैव एंडेड देयर लाइफ इन अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। बड़े बड़े स्टार्स जो होते हैं ना, सन से भी बड़े स्टार्स, जब उनके लाइफ पीरियड ख़त्म होता है वो तबाह होते हैं। जैसे ही वो तबाह होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंस में, उसके रिजल्ट में ब्लैक होल्स क्रिएट हो जाते हैं। और ये आसपास की अपनी सारी जितनी भी जो भी चीज़ें होती हैं ना उसको समेट रहे होते हैं अपने अंदर, खींच रहे होते हैं अपने अंदर, कुछ भी नहीं बचता इन ब्लैक होल में से। और क़यामत भी जो है ना वो कुछ ऐसे ही होगा, हमारा सन ब्लास्ट होगा और एक बड़ा ज़बरदस्त सा ब्लैक होल बनेगा और सब का सब उस ब्लैक होल में समा जाएगा। कुछ ऐसे ही मनाजिर होंगे। खैर, आगे चलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ स्काई दैट फॉर्म्ड एनी पैटर्न और शेप इज़ कॉल्ड। ठीक है, हम देखते हैं ना आसमान पे बहुत सारे सितारे, कोई उसको हम देखते हैं तो उन सितारों का वो जो झुरमट होता है वो कोई ना कोई पैटर्न या शेप बना रहा होता है। इस तरह के
सितारे जो कि कोई शेप या पैटर्न आसमान पे बना रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस, मेटेरोइड्स, वाइट ड्वार्फ, ब्लैक होल। एंड द राइट आंसर इज़ कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, ये आसमान के ऊपर ये देखें इस तरह से हम सितारों का कोई ना कोई शेप बन रहा होता है और उसको नाम भी दिए गए, बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज़ भी किया हुआ उन शेप्स को। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिलेशंस होती हैं जो स्टार्स जो हैं कोई पैटर्न बना रहे हैं या कोई शेप बना रहे हैं। आगे चल रहे हैं। टेलीस्कोप गैदर्स विच थिंग फ्रॉम डिस्टेंट सोर्सेज टू प्रोड्यूस इमेज। टेलीस्कोप जो है वो इमेज किस तरह से प्रोड्यूस करती है? डिस्टेंट सोर्सेज का मतलब है जो दूर, बहुत दूर जो सोर्सेज हैं, सही है, उनको देखने के लिए टेलीस्कोप किस चीज़ को गैदर कर रही होती है? लाइट, थंडर, गैसेस, हीट। द राइट आंसर इज़ लाइट। टेलीस्कोप जो है वो लाइट गैदर करती है। इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि जो दूर डिस्टेंट, बहुत दूर जो बॉडीज़ हैं उन पे जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ये उस लाइट को कैच करती है और उससे इमेज बनाती है टेलीस्कोप। ठीक है, आगे चल रहे हैं। टेलीस्कोप भी दो तरह की हैं। एक टेलीस्कोप जो कि लेंस यूज़ कर रही है लाइट को कलेक्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। ठीक है, और दूसरी टेलीस्कोप जो कि मिरर यूज़ कर रही है लाइट को कलेक्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। तो डिफरेंस याद रखिएगा, रिफ्रैक्टर लेंस वाली, रिफ्लेक्टर मिरर वाली। लेकिन जनाब टेलीस्कोप बनाई किसने? अभी हमने 2-3 जो है वो बाद में टेलीस्कोप्स के हवाले से कर ली, बट हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? तो जनाब गैलीलियो। अब हमारी बुक में लिखा हुआ है कि गैलीलियो जो हैं उन्होंने इन्वेंट की थी टेलीस्कोप, लेकिन इसके ऊपर बड़ा फड्डा है इस सवाल के ऊपर। अभी तक जो है वो कोई सही वाज़े आंसर नहीं है। फिर भी आपको डिफरेंट बुक से या इंटरनेट से जो एक नाम मिलेगा वो हांस लेपर्शे का मिलेगा। हांस लेपर्शे और इनके साथ एक और थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हांस लेपर्शे जो हैं उनको कहा जाता है कि ट्रू इन्वेंटर हैं गैलीलियो के, गैलीलियो कह रहा हूँ, टेलीस्कोप के। ये गैलीलियो साहब ने फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप को सिस्टमेटिक वे में यूज़ करना इन्होंने शुरू किया था। उसका जो सही प्रॉपर यूज़ था वो इन्होंने शुरू किया था। लेकिन हमारी बुक में लिखा हुआ है कि गैलीलियो ने इन्वेंट किया, तो हमें तो फ़िलहाल बुक से चलना है, इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया अकॉर्डिंग टू आवर बुक गैलीलियो इज़ द इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप। हैविंग सेड दैट, क्लास 7 ख़त्म हो गई, 12th चैप्टर भी फिनिश हुआ। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। सही है, और जैसे जैसे बनती रहेंगी, जब तक है टाइम पीरियड वीडियोस बनाता रहूँगा मैं और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और उसके बाद भी इंशाल्लाह हमारा कारवां रुकेगा नहीं, हम नॉलेज जो है वो हासिल करते रहेंगे और आगे फैलाते रहेंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।